ये कहानी किसी पुराने ज़माने की नहीं, पर किसी आने वाले वक्त की है। एक ऐसी दुनिया जहाँ इंसान ने युद्ध, लालच और सत्ता की भूख से तंग आकर अपने भीतर की शांति खोज ली है। वहीं एक जगह है, कास्तीलिया। ना यहाँ सरकार है, ना बाजार, बस किताबें हैं, संगीत है और एक महान साधना। कास्तीलिया के लोग दुनिया के बाकी हिस्सों से कटे हुए हैं। वो राजनीति, पैसे या ताकत की नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुशासन और विचार की दुनिया में जीते हैं। उनका विश्वास है, अगर सारे ज्ञान को एक भाषा में, एक स्वर में पिरो दिया जाए तो इंसान खुद ब्रह्मांड को समझ सकता है। और इस खेल को कहते हैं द ग्लास बीड गेम। बाहर के लोगों को समझ नहीं आता है कि ये आखिर खेल है क्या। ये असली में खेल भी है या ध्यान है। पर कास्तेलिया के लिए ये पूजा है। यहाँ संगीत, गणित, फिलॉसफी, आर्ट सब एक लय में नाचते हैं। उसी कास्तीलिया में एक लड़का आता है, जोसेफ कनेक्ट। वो गरीब नहीं है, पर एक साधारण फैमिली से आता है। 10 साल की उम्र में ही उसकी प्रतिभा पहचान ली जाती है और उसे भेज दिया जाता है एक एलीट स्कूल में। वहाँ की हवा में किताबों की खुशबू है, पत्थर की दीवारों पर गूंजते हैं ज्ञान के स्वर, और हर दिन तय करता है कब पढ़ना है, कब ध्यान लगाना है और कब चुप रहना है। कनेक्ट बाकी बच्चों से अलग था। जहाँ दूसरे बस पढ़ने में मगन थे, वो चीज़ों को महसूस करता था। वो संगीत को बजाता था, मानो उसके भीतर कुछ खुल रहा हो। गणित सुलझाता था तो उसमें भी उससे एक ताल महसूस होता था। उसका पहला गुरु था संगीत आचार्य, एक शांत दयालु वृद्ध जिसकी आंखों में करुणा ठहरी रहती थी। एक दिन उन्होंने कनेक्ट से कहा, बेटा ये खेल सिर्फ ज्ञान का नहीं है, सुर का है। ब्रह्मांड के हर विचार एक स्वर में है, और जब तक तुम उसे सुनना नहीं सीखोगे, तुम उसे खेल नहीं पाओगे। वो बात जोसेफ के दिल में उतर गई, और यहीं से शुरू हुआ उसका सफ़र, संतुलन की तलाश का सफ़र। कास्तीलिया का सौंदर्य शुद्ध था, पर उसमें कुछ भी कमी नहीं थी। वहाँ लोग महान थे, पर इंसान नहीं लगते थे। उनके पास बुद्धि थी, पर वो वार्मनेस नहीं थी। जोसेफ को धीरे धीरे महसूस हुआ कि इस ज्ञान की चमक के पीछे कहीं जीवन की सच्चाई तो नहीं खो गई है। और फिर आया एक नया अध्यापक, फादर याकोबस। वो बाहर की दुनिया से आए थे, जहाँ लोग जीते थे, झगड़ते थे, हंसते थे, हारते थे। उन्होंने इतिहास पढ़ाया, पर तारीखों के ज़रिए नहीं, जिंदगी के ज़रिए। वो कहते थे ज्ञान अगर सिर्फ दिमाग में रहे तो थोड़ा बन जाता है। असली ज्ञान वही है जो किसी और के लिए रोशनी बन सके। याकोबस की ये बातें जोसेफ के भीतर कुछ हिला गई। उसने सोचना शुरू किया, क्या वाकई कास्तीलिया की दीवार के बाहर कुछ अधूरा नहीं है? क्या हम दुनिया से कटकर सच में बुद्धिमान बन भी सकते हैं कि नहीं? 20 साल की उम्र में जोसेफ अब एक वरिष्ठ छात्र था। उसे ग्लास बीड गेम के असली आयोजनों के भाग लेने का मौका मिला। ये खेल कई दिनों तक चलता रहा। यहाँ संगीत के सुर और दर्शन के विचार एक दूसरे में घुलते रहते। एक बार खेल के बीच में कनेक्ट को कुछ ऐसा अनुभव हुआ जो शब्दों से परे था। एक पल के लिए उसे लगा कि सारी सृष्टि एक है। हर विचार, हर राग, हर संख्या एक ही लय में सांस ले रहे हैं। ये पल उसके जीवन का सबसे पहला आध्यात्मिक जागरण था। जब उसने ये अनुभव अपने गुरु संगीत आचार्य को बताया, तो वो मुस्कुरा कर बोला, इस अनुभव को पकड़ने की कोशिश मत करना। जो सच में तुम्हारा है वो कभी भागेगा ही नहीं। जोसेफ का सफ़र अब शुरू हो चुका था। ज्ञान से आगे जाकर अर्थ की खोज का सफ़र।
उसे नहीं पता था ये खोज एक दिन उसे उस दुनिया के बाहर ले जाएगी जिसे उसने अपना घर समझ लिया था। जोसेफ अब बच्चा नहीं था। उसकी आंखों में गहराई थी, चाल में सादगी और मन में बेचैनी। कास्तिलिया ने उसे डिसिप्लिन तो दिया था, पर अब वो अपने भीतर सवालों की आवाज़ें सुनने लगा था। कभी कभी देर रात वो अकेला संगीत में खो जाता, जहाँ दीवारों पर बीथोवेन और बाग की धुनें गूंजती थी। वो जहाँ बैठकर सोचता, क्या यही जीवन है? सीखते रहना, खेलते रहना, पर जीना नहीं। इन दिनों उसकी जिंदगी में एक नया नाम जोड़ा था, प्लिनियो डिज़िनोरी। एक ऐसा छात्र जो कास्तिलिया का हिस्सा तो था, पर उसके दिल में बाहर की दुनिया बसती थी। प्लिनियो के पिता राजनेता थे और वे खुद अक्सर कास्तिलिया की बंद सोच पर सवाल उठाते थे। उसकी बातें कभी जोसेफ को चुभती, कभी सच्ची लगती। एक दिन भोजन के बाद दोनों ने पुस्तकालय के बाहर टहल रहे थे। प्लिनियो ने कहा, तुम लोग सोचते हो कि दुनिया की हर समस्या का हल किताबों में है, पर किताबें उन लोगों ने लिखी हैं जो जी चुके हैं, और तुम बस सोच रहे हो। जोसेफ चुप रहा, पर उस रात उसे पहली बार लगा कि कास्तिलिया की दीवारें कितनी ऊंची हैं और कितनी ठंडी। समय बीता। जोसेफ ने खुद को ज्ञान के हर कोने में झोंक दिया। गणित, संगीत, दर्शन, इतिहास, तर्कशास्त्र। हर बार उसे लगता कि अब उसे जवाब मिल जाएगा, पर जवाब जितना पास आता, एक नया सवाल उसके आगे और आ जाता। वो गुरुजनों से भी पूछता, क्या हम ज्ञान के लिए जी रहे हैं या ज्ञान के बहाने खुद से भाग रहे हैं? ज़्यादातर बस मुस्कुरा देते, जैसे ये सवाल पूछना ही किसी तरह की नादानी हो। एक दिन उसे मौका मिला एक आध्यात्मिक यात्रा पर जाने का। उत्तर प्रांत की पहाड़ियों में बसे एक मठ में यहाँ रहता था एक सन्यासी जिसे सब एल्डर ब्रदर कहते थे। बूढ़ा, शांत और दुनिया से बिल्कुल अलग। वो कालिस्तीनिया का हिस्सा नहीं था, पर उसकी गिनती सबसे बड़े ज्ञानियों में होती थी। जोसेफ कई दिनों तक वहाँ रहा। पहाड़ी हवा में एक सन्नाटा था जो शोर से ज़्यादा सच्चा लगता था। एल्डर ब्रदर ज़्यादातर बोलता नहीं था, बस सुनता था। एक शाम उसने जोसेफ से कहा, तुम बहुत ज्ञानवान हो बेटे, पर अब तक तुम खुद को नहीं जान पाए हो। जो भीतर की नदी बह रही है ना, उसे शब्दों से नहीं, मौन से पार किया जा सकता है। और उस पल जोसेफ समझ गया, कास्तिलिया में जहाँ सब उत्तर ढूंढते हैं, वो यहाँ आकर प्रश्न ढूंढ रहा था। जब वो वापस लौटा, उसका चेहरा बदला नहीं था, पर उसकी आंखों में एक नई शांति थी। अब वो पढ़ाई में पहले जैसा उत्साह नहीं दिखाता, बल्कि हर चीज़ को एक दूरी से देखता, जैसे कोई दर्शक अपनी ही जिंदगी का खेल देख रहा हो। प्लिनियो ने मजाक में कहा, लगता है अब तुम साधु बनने वाले हो। पर जोसेफ हंसा नहीं। वो बस धीरे से बोला, शायद इंसान को पहले साधु बनना पड़ता है ताकि वो इंसान रह सके। कास्तिलिया के वरिष्ठ लोग अब उसकी ओर ध्यान देने लगे थे। उसकी प्रतिभा, उसकी परफेक्टता और उसका संतुलन उसे बाकी छात्रों से अलग बना रहा था। धीरे धीरे उसे ग्लास बीट गेम काउंसिल के करीब लाया जाने लगा। वहाँ वो पहली बार देख सकता था कि ये खेल सिर्फ कला नहीं है, सत्ता का भी खेल है। जोसेफ को अब समझ आ रहा था, ज्ञान के मंदिर में भी अहंकार की परछाइयाँ हैं। लोग यहाँ भी पद, सम्मान और नियंत्रण के लिए जूझ रहे हैं। बस ये युद्ध शब्दों में लड़े जाते हैं, हथियारों से नहीं। फिर भी उसने अपनी राह नहीं छोड़ी। उसकी साधना अब सिर्फ खेल या किताब नहीं रही। रात को वो अपने गुरु की पुरानी बात दोहराता, ब्रह्मांड का हर एक विचार एक स्वर है, और जब तुम उस स्वर को सुनने लगोगे, तब तुम्हें खुद की आवाज़ भी सुनाई देगी। और जोसेफ सुनने लगा था। धीरे धीरे भीतर से
ज्ञान के बीच में छुपी जीवन की गूंज को अब वो सुन रहा था। कास्तिलिया के इतिहास में कई विद्वान आए थे, पर जोसेफ कनेक्ट जैसा कोई ना था। वो ना तो सबसे तेज था और ना सबसे चालाक, पर वो सुनता था हर विचार को, हर सुर को, हर खामोशी को। और इसलिए उसको वो पद मिला जिसका सपना हर स्टूडेंट कास्टिलिया में देख रहा था। उसको ग्लास बीट गेम का ग्रैंड मास्टर बना दिया गया, जिसका टाइटल था मैजिस्टर लूडी। पूरा कास्तिलिया जश्न में डूबा हुआ था। मंदिरों में घंटियां बज रही थी, हॉल में स्टूडेंट्स उसे झुककर प्रणाम कर रहे थे, पर जोसेफ के चेहरे पर मुस्कान भी नहीं थी, बस एक गहरी शांति थी। वो जानता था ये पद जितना ऊंचा है उतना अकेला भी। अब उसकी जिम्मेदारी थी हर साल इस महान ग्लास बीट गेम का आयोजन करना, जिसे देखने के लिए दूर दूर से विद्वान आते थे। खेल शुरू होता तो एक सन्नाटा छा जाता। हर मूव के साथ जोसेफ संगीत, गणित और फिलॉसफी को एक अदृश्य धागे में पिरो देता। कभी वो किसी बीथोवन के सुर को, कभी अरस्तू के विचार से जोड़ देता, कभी किसी भारतीय राग को, तो कभी किसी जर्मन कवि के शब्दों से। लोग उसे बुद्धि का संगीतकार कहने लगे थे, पर वो भीतर से जानता था ये सब भ्रम है। वो खेल जितना सुंदर था उतना ही वो दूर था असल जीवन से। एक रात उसने अपनी डायरी में लिखा, हम यहाँ विचारों के देवता बन गए हैं, पर हम शायद इंसान रहना भूल गए हैं। हम दुनिया को तो समझते हैं, पर उसे महसूस नहीं करते। धीरे धीरे उसके भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। वो अब सिर्फ खेलने के लिए नहीं खेलता था, पर समझने के लिए खेलता था। वो समझ चुका था कि ये खेल आखिर बना क्यों होगा। ये खेल परिणाम था इंसान की उस चाह का, सब कुछ जान लेने की चाह। पर जोसेफ को अब दिख रहा था, इस चाह ने हमसे वो छीन लिया है जो हमें असली में इंसान बनाता है, हमारी अपूर्णता, हमारी इनकम्प्लीटनेस। कास्तिलिया की काउंसिल को अब ये बेचैनी दिखने लगी थी। वो चाहते थे कि मैजिस्टर बस अपना काम करे, ज़्यादा सोचे नहीं। पर जोसेफ सोचता था, बहुत ज़ोर से सोचता था। वो सवाल पूछता, क्या हमें अपने ज्ञान को दुनिया से नहीं बांटना चाहिए? क्या हम सिर्फ सोचने के लिए बने हैं, या कुछ बदलने के लिए भी? बड़ों को उसका ये रुख पसंद नहीं आया। उनके लिए कास्तिलिया एक पवित्र आइलैंड था और जोसेफ उस आइलैंड का उठता हुआ तूफान। फिर भी वो अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटा। हर साल वो एक नया गेम रचता और हर बार वो पिछले से ज़्यादा गहरा होता। लोग उसे देखने आते और अक्सर आंसुओं में डूब जाते। वो कहते हैं, मैजिस्टर लूडी का खेल सुनकर लगता है जैसे आत्मा खुद बोल रही हो। पर जोसेफ जानता था ये आंसू उस सुंदरता के लिए नहीं है, बल्कि उस खालीपन के लिए है जो सुंदरता के बाद रह जाता है। एक बार उसके पुराने गुरु संगीत आचार्य मिलने आए। वो अब बूढ़े हो चुके थे, आवाज़ धीमी थी, पर मुस्कान वही थी उनके चेहरे पर। जोसेफ ने पूछा, गुरुदेव, मैंने वो ऊंचाई पा ली है जो हर छात्र पाना चाहता है, पर फिर भी मेरा मन अधूरा है। ऐसा आखिर क्यों है? तो संगीत आचार्य ने बस इतना कहा, कनेक्ट, याद रखो, ज्ञान अगर तुम्हें विनम्र नहीं बनाता तो वो अभी भी अधूरा है। इन शब्दों ने उसके भीतर कुछ हिला दिया था। उसे समझ आया, ज्ञान का अंत विनम्रता है, विजय नहीं। अब वो हर चीज़ को नए नज़रिए से देखने लगा था। कास्तिलिया के नियम उसे पुराने लगने लगे थे और दीवारें, वो तो और भी छोटी। वो सोचने लगा था, शायद असली परीक्षा अब बाहर की दुनिया में है, जहाँ गलतियाँ होती हैं, जहाँ लोग टूटते हैं और जहाँ ज्ञान नहीं, अनुभव बोलता है। जोसेफ अब तैयार था त्याग के लिए, परिवर्तन के लिए और उस जागरण के लिए जिसे कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। उसकी पुरानी दोस्ती प्लिनियो से अब फिर जुड़ने लगी थी। प्लिनियो अब बाहरी दुनिया में रह रहा था। उसके खुद का परिवार था, बच्चे थे, जिम्मेदारी थी। वो असल जीवन जी रहा था।
वो अक्सर जोसेफ को चिढ़ाते हुए कहता, तुम्हारा पूरा जीवन किताबों में सिमट गया दोस्त, कभी इन दीवारों से बाहर तो देखो, वहाँ लोग हंसते भी हैं, गलती भी करते हैं और जीते भी हैं। जोसेफ अक्सर हंस देता था, पर भीतर उसके कुछ टूट जाता था। वो सोचता शायद यही सच्चा ज्ञान है, जीवन को जी कर समझना, ना कि जीवन से भागकर। कास्तिलिया के सिद्धांत अब उसे पवित्र नहीं लगते थे, बल्कि उसे वो अब पुराने नजर आते, जैसे वो कोई रीत निभा रहा हो क्योंकि बाकी लोग उसे निभा रहे हैं, बिना उसे जाने, बिना उसे समझे। हर सभा में, हर परिषद में वो औरों से अलग सोचने लगा और वो सवाल पूछता। और फिर वो पल आया जब उसने काउंसिल ऑफ मजिस्टर्स के सामने अपना त्यागपत्र दे दिया। पूरा हॉल सन्न रह गया। इतिहास में किसी भी मजिस्टर लूडी ने खुद से ये पद कभी नहीं छोड़ा था। जोसेफ शांत स्वर में बोला, मैंने इस खेल को समझ लिया है, लेकिन अब मैं इसे जीना चाहता हूं, और ये दीवारें अब इस जीवन की दुश्मन बन चुकी हैं। ये बात सुन के कोई ताली नहीं बजी, पर कोई गुस्सा भी नहीं हुआ। बस एक भारी सन्नाटा था। जोसेफ की हिम्मत का जैसे गवाह बन गया वो सन्नाटा। कुछ महीनों बाद वो कास्तिलिया छोड़कर प्लिनियो के घर जा बसा। अब वो मास्टर नहीं था, वो एक साधारण इंसान था। जोसेफ के लिए हर दिन नया था। वो अब किसी पद पर नहीं था, तो कोई उसे आचार्य भी नहीं कहता था, पर सालों में पहली बार वो खुद को जिंदा महसूस कर रहा था। वो अब प्लिनियो के बेटे को पढ़ाने लगा था, जो काफ़ी शरारती, जिज्ञासु और थोड़ा सा बेकाबू था। प्लिनियो ने जोसेफ से कहा, तुम्हारे पास जो ज्ञान है ना, वो उसे किसी किताब में नहीं मिलने वाला, तो इसे तुम ही सिखाओ। जोसेफ ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। अब वो मास्टर ऑफ द गेम नहीं, बस एक गुरु था जो एक बच्चे को दुनिया समझा रहा था। वो दुनिया जिसे वो खुद इतनी देर से समझने की कोशिश कर रहा था। टीटो के साथ दिन हल्के थे। वो दोनों घंटों बातें करते रहते, कभी आसमान की तो कभी संगीत की, कभी तारों की दूरी की। टीटो सवाल पूछता, क्या सच में सब कुछ किसी नियम से चलता है? जोसेफ हंसता और कहता, नहीं बेटे, कुछ चीज़ें बस दिल से चलती हैं। पहली बार उसे महसूस हुआ था कि असली खेल वही था जो दूसरों के मन में रोशनी जलाता है। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा था। जहाँ पहले गहराई थी, अब वहाँ शांति आ चुकी थी। अब उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं थी, ना खुद को ना किसी और को, क्योंकि अब वो समझ गया था, ज्ञान का मकसद जीतना नहीं, समझना है। एक सुबह वो टीटो को लेकर झील के किनारे गया। सर्द हवा चल रही थी। झील का पानी ठंडा था, मगर साफ। टीटो ने पूछा, आज भी कोई पढ़ाई होगी क्या? जोसेफ मुस्कुराया और हंस के कहा, नहीं, आज बस जिंदगी को देखना है। वो दोनों पानी में उतर गए। टीटो धीरे धीरे तैरना सीख रहा था और जोसेफ किनारे से उसे देख रहा था। चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी जो कभी खेल जीतने के बाद आया करती थी। फिर वो भी पानी में उतरा और कुछ देर तक दोनों साथ तैरते रहे। लेकिन अचानक जोसेफ दूर निकल गया और फिर वो सतह पर वापस ही नहीं आया। लोग कहते हैं वो डूब गया था, पर टीटो बाद में अक्सर कहता था, नहीं, वो कहीं नहीं गया है। वो तो बस उस खेल में लौट गया जहाँ सब कुछ एक है, पानी, संगीत और आत्मा। वक्त बीत गया। कास्तिलिया में अब नए स्टूडेंट्स आ रहे थे, पर जब भी कोई छात्र शांत जगह बैठता और उसके मन में ये सवाल आता, क्या मैं सिर्फ ज्ञान के लिए जी रहा हूँ या जीवन के लिए, तो हवा में कहीं एक हल्की सी आवाज़ गूंजती, जैसे कोई उससे कह रहा हो, खेल खत्म नहीं हुआ है, बस अब जिंदगी जीने की बारी है।